हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्यावरण किस से बनता है? आपको बताना है कि पर्यावरण किस से मिलकर के बनता है। ऑप्शन ए जैविक घटकों से, ऑप्शन बी अजैविक घटकों से, ऑप्शन सी भू आकृतीय घटकों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर होगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो उपरोक्त सभी घटकों से मिलकर के बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो पर्यावरण में जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं और भू आकृतीय घटक भी होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी सवाल है। आपका सही आंसर होगा 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो घोषणा है वो कब की गई थी कि 5 जून को ही मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस? आप बोलोगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी घोषणा होती है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। और स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो कब होता है, कब घोषणा की जाती है इसकी? आप बोलोगे 1972 में इसकी घोषणा की जाती है। तो चलिए, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाती है आपकी ओजोन परत? आपका सही आंसर होगा समताप मंडल में। तो हमारे वायुमंडल में सामान्य रूप से कितनी परतें होती है? 5 परतें। तो इन 5 परतों में से हमारी जो परतें होती है, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बाह्य मंडल होता है। तो हमारे वायुमंडल में ये 5 परतें पाई जाती है और इन 5 परतों में से समताप जो मंडल है, समताप मंडल में हमारा जो ओजोन परत है वो पाई जाती है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ओजोन परत है ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उन पराबैंगनी किरणों को रोक आने से क्या करती है, रोकती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि किस मंडल में होती है? आप बोलोगे समताप मंडल में। और इस समताप मंडल को अंग्रेजी में हम किस नाम से जानते हैं इसको? आप बोलोगे स्ट्रेटोस्फीयर नाम से। तो चलिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्राएं पाई जाती है और इसमें से आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? आपका सही आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वायुमंडल किसको बोलते हैं? आप बोलोगे हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, हमारे चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल की सामान्य रूप से 5 परतें होती है। लेकिन अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जो मिश्रण होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। अब इसमें बहुत सारी गैसें मिलती हैं। अब कौन कौन सी गैसें होती है? आप बोलोगे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। तो ये तमाम जो गैसें हैं ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आप बोलोगे ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। नाइट्रोजन कितना होता है? आप बोलोगे 78%। तो ये तमाम जो बिंदु हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा वायुमंडल। तो गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये और अन्य गैसें ये पाई जाती हैं। तो चलिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं? आप बोलोगे 5 परत। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? आपका सही आंसर होगा वनोन्मूलन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? आपका सही आंसर होगा
कि जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण आवश्यक होता है, और निर्धनता को हटाना ये भी आवश्यक होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सतत विकास के लिए ये सारे जो बिंदु हैं ये आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण का तत्व कौन नहीं है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि भूमि के रूप ये होता है, मिट्टी होती है, खनिज होता है। ऑप्शन डी बस्तियां आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बस्तियां ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? इकोलॉजी में किस किस का अध्ययन करते हैं? आपका सही आंसर होगा जीव और उसके वातावरण का। तो जीव और उसके वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिक जो तंत्र है, इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि A.G. टांसले के द्वारा। तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे A.G. टांसले के द्वारा। और कब दिया गया है A.G. टांसले के द्वारा? आप बोलोगे कि 1935 में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो आपको बताना है कि रामसर सम्मेलन ये किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका सही आंसर होगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है कौन सा? आप बोलोगे रामसर सम्मेलन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा 2 फरवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस अर्थात आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई है? तो कितनी आर्द्र भूमियाँ चिन्हित की गई है? आपका सही आंसर होगा 27 आर्द्र भूमियाँ ये चिन्हित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होगा? आपका सही आंसर है धान का खेत। तो धान का खेत ये क्या होता है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट के रूप में हम किस वृक्ष को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा यूकेलिप्टस को। तो यूकेलिप्टस नामक जो वृक्ष है, इस वृक्ष को हम पर्यावरणीय संकट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा महासागर। तो महासागर ये स्थिर सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो विश्व का विशालतम सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा समुद्र। तो समुद्र ये क्या होता है? ये विश्व का सर्वाधिक विशालतम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा अर्नेस्ट नेस्ट के द्वारा। तो अर्नेस्ट नेस्ट के द्वारा क्या किया गया है कि गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी अर्नेस्ट नेस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिक निकेत का कॉन्सेप्ट ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपका सही आंसर होगा ग्रिनेल के द्वारा। तो पारिस्थितिक निकेत के जो संप्रत्यय है, पारिस्थितिक निकेत का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रिनेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए
यहाँ पे सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, आपका सही आंसर होगा कि घास, बकरा और आदमी। घास को बकरा खाता है, बकरे को आदमी खाता है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, अर्थात फूड चेन का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो मानव खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, आपका सही आंसर होगा प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक या द्वितीयक जो उपभोक्ता वो कौन होता है खाद्य श्रृंखला में, आप बोलोगे मानव होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक नहीं होता है, आपका सही आंसर है धान। तो ध्यान रखिएगा कि समस्त जो दालें वाली फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है और धान आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रो स्थिरीकरण जीवाणु है, तो नाइट्रो स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है, आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा राइजोबियम होता है, क्लोरोबियम भी होता है और एजोटोबैक्टर भी होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रो स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा ये किस बात पर निर्भर करती है, आपका सही आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर। तो वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है उस पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है परितंत्र में, आपका सही आंसर होगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है परितंत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। साल, सागौन तथा शीशम ये किस बायोम के वृक्ष हैं, आपका सही आंसर होगा कि साल, सागौन, शीशम ये मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है, तो इन चारों में से शीत मरुस्थल अर्थात ठंडा मरुस्थल कौन सा होगा, आपका सही आंसर है पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल इसको हम शीत मरुस्थल नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस अर्थात वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो आपको विश्व जैव विविधता दिवस बताना है। आपका सही आंसर होगा 22 मई को। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैव विविधता निर्भर करती है, तो जैव विविधता ये किस बात पर निर्भर करती है, आपका सही आंसर क्या होगा कि जलवायु पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, आर्द्रता पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 को कौन सा दशक घोषित किया। तो 2011 से लेकर के 2020 तक का जो दशक है ये कौन सा दशक घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आपका सही आंसर होगा जैव विविधता दशक। तो जैव विविधता दशक कौन सा है, आप बोलोगे 2011 से लेकर 2020 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, यूएनओ के द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गैविलिस अर्थात घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पर पाया जाता है, आपका सही आंसर होगा गंगा नदी में। तो गंगा नदी में गैविलिस अर्थात घड़ियाल बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा देश है जिसको हम मेगा डाइवर्स देश के नाम से भी जानते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया नामक देश को हम मेगा डाइवर्स देश के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।